अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। वालेकुम अस्सलाम गौड़े। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद आप दोनों नीचे उतरे सब्जी लाने के लिए। खैरियत तो है? हाँ भाई, ऊपर वाले का रहम है। आजकल माजिद नहीं दिखाई दे रहा है। भटक रहा होगा कहीं इधर उधर, जवान खून है। कुछ मदद चाहिए तो बोलना। ज़रूर ज़रूर। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे आने से टहलने से ज़रा तबीयत बनी रहती है। तो फिर से मॉर्निंग वॉक चालू कीजिए पहले जैसा। सब लोग याद कर रहे हैं आपको। आया करेंगे। खुदा हाफिज़ गौड़े। आपका ख्याल रखना नसीर भाई। हाँ, शुक्रिया। हाय माजिद, कैसे हो? बढ़िया। पर चेहरे से लग नहीं रहा, थोड़े परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताऊं वर्मा, एक बार अब्रोड काम कर लो ना, कोई नौकरी रास नहीं आती। अब यार इंडिया में तुम्हें दुबई वाली सैलरी तो कोई देने से रहा है ना। आज एक 5 स्टार होटल के डायरेक्टर से मिलके आया। अच्छा, ऐਵੇਂ ही ऑफर था। काम में मजा भी तो आना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। ढूंढते रहो, देखना अच्छा ना कुछ मिल ही जाएगा। नहीं वर्मा, ढूंढने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से भी नहीं। खाने के वक्त पूछना जरूरी है क्या? बिगड़ते क्यों हो माजिद? तुम आज इंटरव्यू देने गए थे ना, इसलिए पूछा कैसा रहा। बकवास रहा। क्यों? मना कर दिया मैंने, फालतू ऑफर था। अरे दुबई वाला स्टैंडर्ड ही नहीं है। दुबई को अब 4 साल हो गए माजिद, अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। क्यों करूं? कोई कल का ग्रेजुएट नहीं हूं मैं। 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं कहता हूँ अगला जो ऑफर मिले ले लो। इतने एक्सपीरियंस के बाद फटाफट सीढ़ी चढ़ जाओगे। नहीं अबू, जब तक मेरे लेवल का जॉब नहीं मिलता ना, मैं कहीं ज्वाइन नहीं करूंगा। तब तक शराब भी मत पीना, समझे? अम्मी प्लीज, बच्चा नहीं हूं मैं। तुम्हारा नवाज अब बच्चा नहीं रहा, दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, और साथ ही साथ तुम्हारा शराब पीना भी बढ़ता जा रहा है। बच्चे सब समझते हैं। सुकून से रोटी भी नहीं खाने देती आप। सुकून कमाना पड़ता है बेटा, मेहनत का काम है ये। मेहनत करने से नहीं डरता हूं मैं, आप कतराते हैं मेरी मदद करने से। पता नहीं किस बात का डर है। अरे ये भद्दा सा मकान बेच के पूना क्यों नहीं चलते? मैं जैसे घर में रहेंगे वहां पे हम कुछ काम कर लूंगा अच्छा सा। मैं नवाज, आप सब साथ रहेंगे, समझते नहीं आप? हमारी उम्र का लिहाज करो माजिद मियां। इस उम्र में नए घर और नए शहर से वाकिफ होने की ना तो हम में ताकत है और ना ही फितरत। हम यही खुश हैं। जब मैं खुश नहीं हूं तो आप लोग कैसे खुश रह सकते हो? हमारे रहते तुम कभी खुशी से नहीं रह सकते। तुम अपने सारे अरमान पूरे कर लेना, जब हम नहीं रहेंगे तब, समझे बेटा? हेलो जिन्नत बेटा, गौड़े अंकल बोल रहा हूँ। गौड़े अंकल, आदाब। कैसे हैं आप? नसीर भाई और श्यामा भाभी आपके घर आई है? नहीं तो बेल बजाए जा रहा हूँ, लेकिन माजिद भाई के साथ कहीं बाहर गए होंगे अंकल। दरवाजे पे 4 दिन का दूध पड़ा है और अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही है। एक बार तोड़।
कौन रहता है यहाँ? जी, माजिद, इनका बेटा। मैंने जो किया है बहुत दर्द सहने के बाद किया है। अम्मी अब्बू ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मुझे डर है कि एक दिन मैं बिल्कुल लाचारी में अपने बेटे नवाज पर बोझ बन जाऊंगा। मेरी अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। नवाज, मेरी जान, पापा को माफ़ कर देना। मुझे तुम्हारी अम्मी के पास ही दफना देना। माजिद जमाल। ये माजिद का नंबर है किसी के पास? नहीं जी, वो तो सेल रखता ही नहीं था। उनकी एक बेटी है जीनत, हैदराबाद में रहती है। आपको फ़ोन करने से पहले मैंने उनको फ़ोन किया था, जल्दी मुंबई की फ़्लाइट पकड़ो। हाँ, माजिद का एक बेटा है नवाज, पूना में काम करता है। क्या काम करता है? बीपीओ शीपीओ में नौकरी करता है। उसका नंबर है आपके पास? नहीं। कोई बात नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। एक बुजुर्ग जोड़े की निर्दयी हत्या हुई थी उन्हीं के घर में। ये जोड़ा पिछले 15 साल से इस फ्लैट में रह रहा था। वहां मिला था एक नोट जो उनके बेटे माजिद का सुसाइड नोट जान पड़ रहा था। तहकीकात पोस्टमार्टम से शुरू हुई। इनके सर पर काफ़ी गहरी चोट है और उसी चोट की वजह से इनकी मौत हुई है। और पत्नी शमा जमाल, तकरीबन कब हुए होंगे मर्डर? दोनों मर्डर्स करीब 72 से 80 घंटे के बीच में हुए हैं। मतलब 3 दिन पहले? करेक्ट। अच्छा, अब दोनों मर्डर एक साथ हुए हैं या एक पहले एक बाद में? नहीं, दोनों एक साथ तो नहीं हुए, 2-3 घंटे का फ़र्क है। नसीर जमाल की मौत पहले हुई। इंटरेस्टिंग। सच कहूं तो माजिद थोड़ा सा क्रैक सा था साहब। मतलब 100% नहीं कह सकता, पर अजीबो गरीब बातें करता था। बहुत टाइम से बेकार था, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। नसीर भाई और श्यामा भाई बहुत परेशान रहते थे। कोई अड्डा, कोई ठिकाना जहां वो आता जाता था? कोई दोस्त वोस्त? किसी को कुछ नहीं बताता था। पिछले कुछ दिनों में तुमने कहीं आते जाते देखा उसे? नहीं साहब, माजिद को पहचानना बहुत मुश्किल है। वो यहाँ दिखता ही नहीं था। और कुछ? एक बिल्डिंग की बाई है जो उसके घर में काम करती थी। साहेब, देवा शपथ खरं सांगते, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। कितने बजे जाती थी उनके यहाँ काम करने? सुबह 8:30 बजे शमा ताई और नासिर भाव के यहाँ काम करती थी। पिछले 3 दिन से जा रही थी क्या उनके यहाँ काम करने? गई थी ना साहब, 4 दिन पहले लास्ट गई थी। तब घर पर वो भी था ना। वो कौन? वो साला खड़ूस चक्रम मजीद। आज काम नहीं है, जाओ। क्यों? मैम सब घर में नहीं है? बोला ना काम नहीं है। 1 हफ्ता घर बंद रहेगा, आने की जरूरत नहीं, जाओ। मुझे मैम साहब से बात करने दो साहब। उन्होंने बोला था आज पूरा दिन घर की साफ सफाई करनी है। कैंसिल सब, होना जा रहे हम लोग। 1 हफ्ता घर बंद रहेगा। साहब, कुछ अजीब सा तो जरूर लगा साहब। साहब, हैदराबाद से माजिद की बहन और पुणे से उनका लड़का आया है। भेज उनको अंदर। ठीक है साहब। रुकमणी भाई, अब तू जा। हमें माजिद पर शक है, पर माजिद अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है। आप लोगों को कोई आइडिया? सर, मेरे माजिद भाईजान थोड़े डिस्टर्ब जरूर थे, पर वो अम्मी अब्बू के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते ही दिनों से बात हुई थी। अब्बू दवाएं टाइम पर ले रहे हो ना? हाँ बेटी, और तुम्हारी अम्मी भी अपना इंसुलिन टाइम पर ले रही हैं और कभी कभार एक आध जलेबी भी खा लेती हैं। खाने दीजिए, पर एक जलेबी के लिए पूरे 2 राउंड लगवाइएगा पार्क में। वैसे अब्बू, आप बराबर जा रहे हैं ना वॉक पर? बेटा कोशिश तो करते हैं, लेकिन आजकल उतने वॉक्स हो नहीं पाते। आप में और अम्मी में अभी बहुत ताकत है। आप वादा कीजिए, आप हर रोज जाएंगे वॉक पर। अच्छा मेरी अम्मी, अब बता तुम कैसी हो? अल्लाह का करम है, सब ठीक चल रहा है। अच्छा अब्बू, जरा माजिद भाई से बात करवाओ ना। अच्छा, माजिद, जीनत का फोन। हाँ जीनत, खैरियत? बिल्कुल भाईजान, आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या होने लगा भला? नहीं, वो आप थोड़ा अपनी जॉब को लेकर परेशान थे ना। तुम भी मेरी जॉब को लेकर परेशान हो? तुम्हें भी निखट्टू लगता हूँ मैं? नहीं भाईजान, ऐसा क्यों सोचते हैं आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। इस एक्सपीरियंस का अचार डालूं मैं? मुझे नवाज की उम्र के बच्चों का असिस्टेंट बनने को कहते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं रोज आपके लिए दुआ करती हूँ। थोड़ी दुआ अपने अम्मी और अब्बू के लिए भी किया करो, वो भी बड़े परेशान रहते हैं मुझे लेके। वैसे भाईजान, आप सेलफोन क्यों नहीं रखते? सेलफोन गुलामी है जीनत। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि जब चाहे कोई मुझसे बात करे। ठीक है भाईजान, पर आप, अम्मी, अब्बू सब लैंडलाइन पर ही मिलते हैं।
अभी इमरजेंसी हो गई तो? जब हम छोटे थे तब तो सेल फोन नहीं था, और जब अब्बू छोटे थे तब तो शायद लैंडलाइन भी नहीं था। जीनत, थोड़ी अम्मी से भी गुफ्तगू कर लो, हैं? उनके पास भी 2-4 किलो शिकायतें होंगी मेरे खिलाफ। माजिद काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, हैं? भाईजान तीखी बातें करते जरूर थे, लेकिन हमेशा मजाक में। वो किसी का खून कभी नहीं कर सकते। हमें ये चिट्ठी मिली है वहाँ से, राइटिंग माजिद की है जी। सुसाइड नोट मालूम पड़ता है। देखिए, हमें डर है कि कहीं माजिद ने अपने आप को मार न डाला हो। अल्लाह न करे ऐसा हो। जीनत जी, हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ताकि हम जान सकें कि ये 2 मर्डर कैसे हुए, क्यों हुए। अंधेरी ईस्ट MIDC पुलिस स्टेशन में आपके पिताजी ने 1 नहीं बल्कि 4 बार माजिद के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई है। वो अक्सर उनके कब्र पे जाके बैठते थे सांता क्रूज में। अपनी एक टीम भेजो वहाँ पर। सर वो अक्सर दरगाहों में भी जाते थे। गोडबले, ऐसा करो, सभी दरगाहों पर टीम लगा दो। यस सर। अब पूना शिफ्ट क्यों हुए? सर मैं 4 साल पहले यहीं रहता था, मुंबई में से। पुणे में मेरी जॉब लगी, मुझे वहाँ जाना पड़ा सर। तुम्हारी अपने फादर से बात होती थी टाइम टू टाइम? होती थी, लेकिन सर मुश्किल से महीने में 1-2 बार। तुमने कभी उन्हें पुणे नहीं बुलाया अपने साथ रहने के लिए? कितनी बार बुलाया सर उन्हें, लेकिन वो मेरे साथ उस छोटे पीजी में नहीं आना चाहते। वो पुणे में अपना एक फ्लैट लेना चाहते थे सर, ताकि वहाँ मैं, अब्बू, दादी जान, हम लोग सब साथ में रहे। मैं अकेला पड़ गया। सर, कब्रिस्तान में और दरगाहों पे 24 घंटे वॉच रखी जा रही है सर, पर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है सर। मुझे लगता है माजिद ने अब तक सुसाइड कर लिया होगा। कोई बंदा ऐसे अपने माँ बाप को मारकर जिंदा कैसे रह सकता है सर? अच्छा, अब माजिद का फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, और सारे मोर्ग में भी, मुंबई और पुणे दोनों जगह। ओके सर। एक 50-55 साल का आदमी अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे मार डालता है, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, उसके घर में? रूपी, सच बताइए प्लीज, आपको लगता है कि अब्बू ने दादा दादी जान को मार डाला? खुदा न करे कि पुलिस की बात सच हो जाए। मैं जानता था अब्बू अम्मी की मौत के बाद बहुत परेशान थे। मैं कुछ नहीं कर सका उनके लिए फूफी। मैंने पुलिस को एक बात नहीं बताई। पिछले हफ्ते वो पुणे आए थे मुझसे मिलने। अबू, एक रात के लिए तो रुक जाइए मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम पीजी हो किसी के यहाँ, एतराज होगा उन्हें। एतराज नहीं होगा उनको, मैंने उन लोगों से बात कर ली है, वो लोग माइंड नहीं करेंगे। मैं माइंड करता हूँ बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी की मेहरबानी से बहुत तकलीफ होती है मुझे। अच्छा ठीक है, 1 महीने बाद मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है, मैं यह फ्लैट रेंट पे ले लूंगा। ओके, तब आएंगे ना आप मुझसे मिलने? इंशाल्लाह हमारे पास बहुत जल्द पूना में 3 BHK होगा अपना। एक कमरे में तुम रहना, एक कमरे में तुम्हारे दादा दादी जान, और एक कमरे में मैं और तुम्हारी अम्मी शहनाज। अबू, अम्मी को मरे हुए 10 साल हो गए। ऐसा कुछ नहीं कहना बेटा, वो सिर्फ गहरी नींद में है बेटा। यहां पूना आने से पहले मिल के आया हूं उसे। बहुत प्यार करती है तुम्हें बेटा। अच्छा, मैं निकलता हूं मुंबई के लिए, वरना तुम्हारी अम्मी नाराज हो जाएंगी कि मैं उसके लिए फूल नहीं लेके आया। ये आजकल उसे गुलाब का बड़ा शौक चढ़ा है बेटा। मुझसे कहती है मेरे लिए सारे सफेद गुलाब ले आइए। आसान नहीं होता यार, सफेद गुलाब मिलना आसान नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी कभी उसे मायूस नहीं करता। 4 साल पहले जब मैं यहाँ पे था ना, अब अक्सर अम्मी की कब्र पे जाके बैठते थे, घंटों बैठे रहते थे वहां पर, उनसे बातें करते थे।
मुझे भी ले जाते थे कभी कभी। अबू चलिए, मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चलिए। पहले अपनी अम्मी को किस्सी तो दो। अच्छे से करो बेटा, अम्मी नाराज हो जाएंगी। ओके, अब चलिए। चलो भाई। नवाज, वो बुला रही है। हाँ हाँ हाँ, पूछता हूँ। अम्मी पूछ रही हैं कॉलेज के बाद क्या करने का इरादा है। वो आपको पता है मेरे को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। नवाज, बदतमीजी हो गई ना ये तो। अम्मी कुछ पूछ रही हैं और तुम कह रहे हो मैं जा रहा हूं। अम्मी है तुम्हारी। मेरी जान, मेरा सब कुछ। जो बंदा अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, अपने अम्मी अब्बू का खून क्यों करेगा? तो फिर मैं नहीं मानता तूने किसी का खून किया है। अल्लाह करे तेरी बात सच हो बेटा, अल्लाह करे माजिद भाई जिंदा हो। फूफी, आप परेशान मत होइएगा। हाँ, पुलिस वगैरह का मैं सब देख लूंगा। रोज फोन करना नवाज। ठीक। और एक बात। बोलिए फूफी। अम्मी अबू तो अब रहे नहीं, माजिद भाई का भी कोई भरोसा नहीं। क्यों ना हम अम्मी अब्बू का फ्लैट बेच दें और उसके पैसे से तुम खुद का पूना में अपना फ्लैट खरीद लो। यही तो अब्बू का सपना था ना फूफी। कड़वी सच्चाई ये है कि तुम्हारे अब्बू अब ना होने के बराबर हैं। पीछे मुड़ के मत देख, तुम्हें अब आगे की ओर देखना है। एक तरफ माजिद जमाल का बेटा नवाज और बहन जीनत ये आस लगाए बैठे थे कि माजिद जिंदा हो और खूनी कोई और हो। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जमीन आसमान एक कर रही थी माजिद जमाल या उसकी लाश को ढूंढने में। पुलिस को किसी और पर शक नहीं था, बस उम्मीद थी कि माजिद जिंदा मिले और ये केस क्लोज हो जाए। सर। हाँ बोलो गौड़ बोले। सर, पुलिस स्टेशन और मोर्ग से जवाब आ गया सर, लेकिन सर कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शायद शहर छोड़कर कहीं चला गया हो, लेकिन 8 दिन हो गए हैं। मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया था, उसके अकाउंट में मुश्किल से 2000 रुपए थे। सर, मैंने उसकी बहन और बेटे से बात की है कि घर से कुछ मिसिंग है या नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि शमा और नसीर के पास कैश या सोना था या नहीं। सर, मुझे लग रहा है कि हमें यह केस क्लोज कर देना चाहिए। नहीं गौड़ बोले, अगर सिर्फ माजिद गायब हुआ होता तो शायद हम इस केस को क्लोज कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो 2 बूढ़े लोगों का कत्ल किया गया है बेरहमी के साथ। कोल्ड ब्लडेड मर्डर गौड़ बोले। यह केस तो अब सोल्व होने के बाद ही क्लोज हो सकता है। तुम ऐसा करो, न्यूज़पेपर और टीवी चैनल को फ्लैश करते रहो, जितना टाइम लगता है उसको लगने दो। ओके सर। भाई साहब कितने पैसे हुए? 35 रुपए। ₹32 भाई साहब, चलेगा क्या? साले पैसे कम थे तो ऑर्डर क्यों दिया? डकार गया, पैसे कम हैं। ला, अब भाग ऐसे, भाग। अपने अब्बू से बोलो गरम रोटी खा ले आकर। माजिद,
तेरे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू सो रहे हैं अम्मी। अरे आज तक इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोए। देखो जाकर कहीं तबीयत वबीयत तो खराब नहीं हो गई। नसीर, अम्मी। उठो नसीर, क्या हुआ? अब्बू शहनाज की तरह गहरी नींद में चले गए अम्मी। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने अपनी गोलियां ली कि नहीं? चलो हटो, मुझे देखने दो। अम्मी 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 मैं और अब्बू और मैं हम दोनों क्या बातें कर रहे थे, बहस कर रहे थे अम्मी। माजिद, मुझे इस मसले पर और कोई बात नहीं करनी है, बस। आपके बस कहने से मैं चुप नहीं रह सकता अब्बू। 55 बरस उम्र हो रही है मेरी। इस उम्र में अब नई नौकरी तो मिलने से रही। आप बूढ़े हैं, मैं भी तो बूढ़ा हो रहा हूं। मेरी प्रॉब्लम समझिए आप। प्रॉब्लम कुछ भी हो, ये घर तो नहीं बिकेगा माजिद। तुम्हारी अम्मी और मेरे सर की ये छत क्या मायने रखती है, तुम समझोगे नहीं। 80 लाख का ऑफर है पूना के अंदर, 3 BHK 50 के अंदर अंदर आ जाएगा। 10 लाख की मैं आपके नाम FD करा दूंगा, 10 लाख की अम्मी के नाम, और 10 लाख में मैं पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा। सब प्लान है आपको। जब सब कुछ प्लान कर ही चुके हो तो पैसों का इंतजाम भी खुद ही कर लो। मैं और तुम्हारी अम्मी किसी नए शहर में शिफ्ट नहीं कर सकते। शहनाज से बात की मैंने अब्बू, शहनाज भी यही चाहती है। आप एक बार हाँ कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम सबसे पहले अपने आप को सही करो। उस साइकियाट्रिस्ट को फोन। चुप रहिए आप। जब भी कोई काम की बात करता हूं वो साइकियाट्रिस्ट को ले आता है बीच में। अच्छा नहीं लगता है मुझे, घुटन होती है मुझे। तो तुम पुणे जाकर के नवाज के साथ में क्यों नहीं रहते? दिन रात हमको क्यों परेशान करते हो? आखिरी बार कह रहा हूं कि ये घर नहीं बिकेगा। अम्मी, मैं अब्बू को मारना नहीं चाहता था। मेरे कानों में एक आवाज आई, बोली कर दो। मैंने कर दिया। ये तूने क्या कर दिया? मैं शहनाज को बोल के आता हूँ। अम्मी छोड़ मुझे जाने दे। आप देख नहीं पाएंगी अम्मी। अम्मी आप देख नहीं पाएंगी। मुझे जाने दे। अम्मी अंदर अब्बू सो रहे हैं। मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं पुलिस को बोलता हूँ, बुरे माजिद को फांसी पे चढ़ा दो और अच्छे माजिद को शहनाज के पास भेज दो। है अम्मी? तुम अंदर मत जाना, तुम ना इधर सोफे पे सोना अम्मी। इधर इस वाले सोफे पे सो जाना। भाई एक फोन करना है, बहुत अर्जेंट है। अरे आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो किस लिए यहाँ आए हैं? भाई शायद तुम नए आए हो। मैं कई सालों से सोसाइटी में रह रहा हूँ। मेरी सेल फोन के साथ साथ मेरी चाबियाँ भी खो गई हैं घर की। मेरा बेटा भी लेके आता ही होगा। इस कॉल के पैसे भी दे दूंगा मैं। ठीक है, लीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, इसमें बैलेंस कम है। नवाज। अबू 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 कहाँ हैं आप? मैं मुंबई में हूँ बेटा, अपनी सोसाइटी में। पता नहीं किसी ने घर का ताला चेंज कर दिया हमारे। मुझे अंदर जाके अपनी दवाइयाँ लेनी है बेटा। अबू आप वहीं वेट करिए, यहाँ सोसाइटी में गार्ड के पास वेट करिए। मैं पहुँच रहा हूँ अबू, मैं पहुँच रहा हूँ प्लीज़। हो सके तो
आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आना, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा। मैं पहुंच गया अबू, बस मैं पहुंच गया, आप वेट कीजिए। हेलो सर मैं नवाज बोल रहा हूँ, माजिद जमाल का बेटा सर। हाँ नवाज बोलो। सर मेरे फादर सोसाइटी में सर, सिक्योरिटी के पास में है, आप एक बार जाके देख लीजिए, वो मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे सर। नवाज, मुझे फ़ोन करके तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। सॉरी अब्बू, माफ कर दें। जेल में खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा, चल। मुझसे गलती होगी अब्बू। नहीं बेटा, नहीं, गलती तो मुझसे हुई है बेटा। तुमने तो सही काम किया बेटा। अपने अम्मी अब्बू को मारना नहीं चाहता था बेटा, बस वो गुस्से में अचानक सब हो गया। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट बंद नहीं करता ना, और दवाएं लेता रहता तो इतना पागल नहीं होता मैं। अब आप परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा अब्बू। चुपचाप वो नौकरी ले लेनी चाहिए थी जो मिल रही थी। पैसों के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान तो नहीं करता मैं। मुझे तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी बेटा। आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा अब्बू। एक आखिरी ख्वाहिश है, अपने दादा जान और दादी जान की कब्र पे जाके मेरी तरफ से माफी मांग लेना बेटा, और अपनी अम्मी की कब्र पर भी जाना। अपनी अम्मी को बोलना मैं उसे कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। इस जुर्म की कहानी में पीड़ित और अपराधी के बीच का फर्क बहुत बारीक है। माजिद ने अपने माता पिता की हत्या जरूर की थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग एक अरसे से दम तोड़ रहे थे। नसीरुद्दीन जमाल, शमा जमाल और माजिद जमाल, ये तीनों अपनी जिंदगी के आखिर के पड़ाव में डगमगाते कदम रख रहे थे। ये लैंडलाइन वाली पीढ़ी थी जो बदलाव कबूल नहीं कर पा रही थी। नसीर और शमा को फ्लैट नहीं छोड़ना था और माजिद को अपने स्टैंडर्ड की नौकरी के नीचे नहीं उतरना था। तीनों जिद्दी, तीनों लाचार, तीनों लैंडलाइन वाली पीढ़ी के लोग। इस केस में सबसे ज्यादा लाचार रहा आज की पीढ़ी का नवाज जमाल, जो इस हाईटेक इंटरनेट और सेलफोन के जमाने में भी अपने दादा दादी और अब्बू के लिए कुछ नहीं कर पाया। इस केस में एक सीख हम सब के लिए है, मानसिक विकार को नजरअंदाज ना करें। बात तो सोलह सच है। जब औरत की टांगों पर जीन्स पैंट और हाथ में मोबाइल हो तो समझो बर्बादी शुरू। अच्छे अच्छे लड़के भी बेचारे बहक जाते हैं और कांड हो जाता है, और फिर देखो पूरे देश में आग लग जाती है बेकार में। सर, बलात्कार तो जीन्स और मोबाइल के आने से पहले भी होते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि औरतों की आजादी पर पाबंदी लगाने से बेहतर है मर्दों की सोच को बदला जाए, उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि औरत और मर्द बराबर हैं? और माफ करो जी, हमारे यहाँ बहू बेटियों के साथ ऐसी बातें कभी नहीं होती। हमारी बच्चियाँ सर ढककर घर को चलाती हैं। हमारे देश को एक औरत ने चलाया था। कई राज्यों में औरतें आज भी मुख्यमंत्री हैं। शहरों में हजारों लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पैसा कमा रही हैं, घरों में तरक्की आ रही, देश आगे बढ़ रहा है सर। बस कर छोरी, बस कर। एक तो मर्द का कंधा औरत के कंधे से ऊंचा होता है, और सारी दुनिया के सामने औरत कंधा मिलाएगी तो
इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? देश खा आगे बढ़ेगा। आज भी औरत ही बच्चा जनती है, औरत घर बसाती है, आंगन सजाती है, मर्द कमाता है और औरत और बच्चों को संभालता है। आज तक यही होता रहा है और यही होगा। जिसे तुम बदलाव कह रही हो वो बदलाव नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। जिसकी शुरुआत तुम शहर वालों ने की है। सारे संस्कार, सारी तमीज मिट्टी में मिल गई तुम लोग और तुम्हारा शहर हिंदुस्तान को नहीं बनाते। हम लोग यहाँ गांव में शर्म को बचाए हुए हैं। आज भी हमारे संस्कार और हमारी मर्यादा जिंदा है। हमें कोई छू कर तो दिखाए। अरे गिनती में हम ज्यादा हैं, सरकार हम बनाते हैं और गिराते नहीं हैं। पर बेटा जा कहाँ रहे हो? बोला ना वो, पता नहीं, बस जा रहा हूँ। पर बेटा यहाँ कुछ क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना मम्मी। खुदा हाफिज। अरे बाबा कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हाँ शिमा, ऑब्वियसली इट्स अ ब्लडी गुड ऑफर। एक तो मुंबई जैसी जगह नहीं इस दुनिया में, और तुम्हारी जैसी लड़की भी तो नहीं है। कम ऑन यार, आ जाओ। अरे सोचने का मौका तो दो। कम ऑन यार, हम दोनों एक साथ होंगे, एक ही शहर में होंगे। तुम्हें अभी सोचना है? आशी, मैं कह रहा हूँ तुम आज ही रेजिग्नेशन दे दो और जल्दी आ जाओ। और सुनो, मुंबई आकर बैग्स पैक कर लेना। या वेरी फनी। आ रही हो ना पक्का? आई मिस यू यार लॉट्स। আমি সত্যি বলছি। আমি জানি। ठीक আছে, मैं मॉम डैड से बात करती हूँ। आशिमा, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और आशिमा, प्रसन्नजीत भी तो है वहाँ। शादी के पहले दोनों वक्त गुजारोगे तो अच्छा रहेगा। पर दीदी सिर्फ वक्त गुजारते मत रहना। और आपको पता है 3 साल से मैं वेट कर रही हूँ, कब मैं करीना कपूर के जैसे लहंगा सिलवाऊंगी, कब आपका संगीत होगा, कब फुल ऑन मेहंदी होगी। उफ दी, आपने तो बोर कर दिया मुझे। ए हेलो, ये असली लाइफ ना कोई करण जौहर मूवी नहीं है। अरे हमें अपने करियर सेटल करने हैं, खुद सेटल होना है। और प्रसन्नजीत को अभी वहाँ 1 साल भी नहीं हुआ। एंड यू हैव नो आइडिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना कटथ्रोट कंपटीशन होता है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम यार। बेटा उसी का तो मजा है। मुंबई की कंपटीशन आदमी हो या औरत, उससे उसका बेस्ट निकलवाती है। पता नहीं डैड, बट फर्स्ट टाइम मुंबई, मुझे थोड़ा थोड़ा नर्वस लग रहा है। मेरी बेटी आशिमा और नर्वस, डोंट जोक। और देखो वो रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया कि नहीं? आज सबमिट करें। एक्सीलेंट। एंड ट्रस्ट मी बेटा, तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। होपफुली। कम ऑन कम ऑन। क्या प्रॉब्लम है? जी। व्हाट जी? घूरते क्यों रहते हो? जी नहीं तो क्या नहीं तो? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, नॉन स्टॉप घूरते रहते हो। कोई और काम धंधा नहीं है? प्रॉब्लम है कुछ लाइफ में? सुन, उठो ना, मैं 5 मिनट में ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। 5 मिनट ना प्लीज, ऑफिस में बहुत काम है, लेट हो जाएगा। I'll get up in 5 minutes। अच्छा ठीक है, जितना भी काम है ना इस वीकेंड तक खत्म कर लेना। संडे को कोई काम घर मत लाना। मैं पहले से ही कह रही हूँ, संडे को हम सुबह जल्दी उठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और बाहर जाके खूब सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। ओके? अब नींद नहीं आ रही? नौटंकी। अरे सुनो ना, सुनो।
तुम्हें तमीज से समझाए, तुम्हें समझ में नहीं आता? हिम्मत कैसे हो जाती है सब करने की? समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ? Excuse me, what happened? Any problem? Sir, this guy is such a big pervert. मैं सोसाइटी में जब आती हूँ, जब जाती हूँ, ये कॉन्स्टेंटली घूरता रहता है। इसकी गंदी नजर हटती ही नहीं है। And it's so irritating. क्यों बे? खाल उतरवाना चाहता है क्या? मैंने इसे टोका भी, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। कभी-कभी मन करता है एक थप्पड़ लगाओ, तब इसे समझ में आएगा। नाम क्या है तेरा? अमजद। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो उठा के फेंकवा देंगे बाहर। चल ड्यूटी कर अपनी, चल। डोंट वरी, हम लोग सेक्रेटरी से इस मैटर पे बातचीत करेंगे। थैंक यू। मुंबई की एक पॉश हाउसिंग सोसाइटी, एक सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की को अश्लील नजरों से घूरता रहता है, उसे हर पल अनकंफर्टेबल फील कराता है। वो लड़की चुप नहीं बैठती, इग्नोर नहीं करती, वो विरोध करती है और उसे वार्निंग देती है। इस वार्निंग के दौरान बिल्डिंग के दूसरे लोग भी आ जाते हैं, वो भी उसे चेतावनी देते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लौटता है। अब सबसे अहम सवाल है, क्या ये चेतावनी, क्या ये वार्निंग काफी थी? क्या कोई ठोस कदम ना उठाना एक दस्तक थी कि अब बहुत गलत कदम उठने वाले हैं? पेट में चूहे साले जॉगिंग कर रहे हैं। खाना तैयार हुआ क्या? बन रहा है। तो दोबारा लगाना, आटा लगाने में। हमारा जो सुपरवाइजर है ना ससुरा, मच्छर है, खून चूसता है हरामखोर। अब क्या हुआ बिरजू? अरे यार वही रोज का, हम कहे डबल ड्यूटी करेंगे तो डबल तनख्वाह लेंगे, तो भाई सीधा गणित है। तो बोला नहीं 1.5 देंगे। कहे भाई तुम्हारे बाप का ब्याह है? तो भाई सीधा हिसाब होना चाहिए ना, डबल का डबल। हम भी मुंह पे बोल के आ गए कि अपना डबल ड्यूटी डालो, अपना जेब। हम तो ओडो मस्त लगाएंगे और अपने खोली में मस्त सोएंगे। का भाई? अरे तुमको क्या हो गया है, ऐसे मुंह क्या लटकाए हो? तुम्हारा भी सुपरवाइजर तुम्हारा पैसा वैसा काट लिया का? साली हमको बोलती है झापड़ मारेगी। कौन साली? 804 वाले जो साहब है ना, उनके हमें बोलती है झापड़ मारेगी, सारी दुनिया के सामने बोली। तुमने कुछ गलत किया क्या उनके साथ? साला लड़कियों की तमीज नहीं यहाँ पर, बेशर्मी की हद पार होती है। साला हमको बोलती है कि थप्पड़ मारेगी। ओ अमजद, यहाँ का हिसाब किताब अपने गांव जैसा नहीं है कि लड़की लोग नजर नीचे करके रहेगी। यहाँ दूसरा हिसाब है बाबू। हम भी शुरू में आए थे तो बहुत तकलीफ होता था, धीरे धीरे आदत पड़ गया। तो तुमको एक सलाह देते हैं, तुम ये सब फालतू मत सोचो और ये पतलून वाली मैडम लोगों को झेलने की आदत डाल लो। बाबू हम तो कहते हैं आंख मूंद के बस ड्यूटी करो, ड्यूटी। खाओ। Oh God. Hey darling, how are you? प्रसून, अच्छा सुनो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या करूं? तो सिक्योरिटी को बोल दो ना, वो सेट कर देंगे। वैसे भी कॉम्प्लेक्स में ऑन कॉल 24 आवर्स एक इलेक्ट्रिशियन है, वही रहता है। तुम्हारे पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है? क्योंकि इंटरकॉम भी नहीं चल रहा है। मेरे पास ए विंग के सिक्योरिटी वाले का नंबर है, सो आई विल फॉरवर्ड यू हिज नंबर। तुम उसे बोल देना कि इलेक्ट्रिशियन बुला दे, राइट? ओके, बाय, सी यू। हेलो। हाँ वॉचमैन जी। मैं 804 से बोल रही हूँ।
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिशियन को भेज देंगे। ओके मैडम, 10 मिनट में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी भेजिएगा प्लीज़। जी। आशिमा, आशिमा के पेरेंट्स पहली फ्लाइट से आ रहे थे। आपकी आखिरी बार इससे कब बात हुई थी? रात को 2 बार हुई थी। पहली बार कुछ 11:30 बजे जब इलेक्ट्रिसिटी गई थी, और दूसरी बार कुछ 1:15 बजे। प्रसून, इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि सिर्फ बेडरूम का फैन चालू रखें, बाकी सारे अप्लायंसेस बंद करने को बोला। इट सीम्स वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन अभी तो काम कर रहा है वो। नहीं, अभी तो वो चला गया, कल सुबह फिर से आएगा। कह रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगेंगे, वो सब लेकर। अब तुम कब तक आ रहे हो? आशु, बहुत काम पड़ा है, लेट हो जाएगा, तुम सो जाओ। ओके, टेक केयर, बाय। वो मेरी लास्ट बात हुई थी। इलेक्ट्रिशियन ने उससे कहा था कि सिर्फ फैन ऑन रखे। आपकी पहली बार उससे बात हुई थी रात को 11:30 बजे। उसने कॉल किया और कहा कि इलेक्ट्रिसिटी गई है। मैंने सिक्योरिटी वाले का नंबर दिया और उसे कहा कि उसे बोले कि इलेक्ट्रिशियन भेज दे। ड्यूटी पर अमजद खान था सर। अब कहाँ है? होना तो यहीं चाहिए था, पर अभी है नहीं, कहीं चला गया है और अपना फोन भी नहीं उठा रहा है वो। इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ। जी सर। ये सीसीटीवी कैमरास का फुटेज कहाँ स्टोर होता है? कहीं नहीं होता सर, दिस इज ओनली फॉर अ शो। मैंने कमेटी को 50 बार बोला है, ठीक करवा लो, ठीक करवा लो। मनी इज नॉट एन इशू, जरूरी है, लेकिन नो, अब देख लो। सर, जिस सिक्योरिटी गार्ड को आशिमा ने फ़ोन किया था उसका नाम अमजद खान है। वो गायब है और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है। मेरा नाम श्याम तावड़े है साहब। मैं इस फ्लैट में 2 बार ही आया था। 2 बार? हो साहब, पहली बार तकरीबन 11:45 पर। 804 में बिजली गुल हो गई है। चल। अभी क्या अभी? हाँ, अभी क्या अभी। भैया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है? मैडम, प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है। इधर ही से ट्रिप हुआ था रे। अभी बरोबर हो गया मैडम, देखो एक बार आप चेक कर लो अंदर। थैंक यू भैया।
जब बराबर हुआ था तो दूसरी बार क्यों आया? फिर से पावर ट्रिप हुआ था ना साहब, अमजद ने मेरे को दोबारा से बुलाया। कितने बजे? 1 पौने घंटे बाद, तकरीबन 1:45 बजे साहब। क्या भैया, एक ही बार सेट कर दो ना, बार बार वही प्रॉब्लम। मैडम वापस नीचे से ही ट्रिप हुआ है, मैं एक बार नीचे से चेक करके आता हूँ। यार ये ऐसा क्या हो रहा है बार बार? वायरिंग का कोई लोचा रखता है रे। मैडम एक बार अंदर चेक करना होगा। चलिए। मैडम इधर तो सब फिट है, मेन लाइन में कोई प्रॉब्लम लगता है। तो अभी क्या करना होगा? अभी फुल घर का वायरिंग चेक करना पड़ेगा मैडम। अभी इतनी रात को? एक काम करो ना मैडम, आप आपके बेडरूम का फैन का लाइन अलग है, इसको अभी चालू रखो, बाकी सब ऑफ कर दो। सुबह मैं अपने 2-3 लड़के लोग को लेकर इधर आऊँगा ना, थोड़ा सामान वामान भी चेंज होएगा, फुल घर का वायरिंग चेक करेंगे, प्रॉब्लम पकड़ में आया तो बस फटाफट हो जाएगा। ओके ठीक है। बस साहब, मैं अमजद के साथ नीचे आ गया और अमजद गायब है। घर के चाबियों के 2 सेट्स हैं, एक मेरे पास और एक आशिमा के पास। घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। या तो आशिमा ने खुद दरवाजा खोला है या कोई दरवाजा खोलकर अंदर आया है। नहीं, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं, हमने भी कोई आवाज नहीं सुनी सर। लेकिन प्रसन्नजीत ने कहा कि जब उसे बॉडी मिली तो उसने आप लोगों के फ्लैट्स के बेल बजाए थे सुबह 4:20 पर। रफीक जी खोलिए प्लीज, हेल्प हेल्प। दिनेश जी खोलिए प्लीज। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। नहीं, मैंने नहीं सुना सर। बिजली 2 बार गई थी और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं हुई थी। पड़ोसी रात भर आराम से सोते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ना ही किसी की चीखें और ना ही झड़प की आवाजें। उन्हें तो प्रसन्नजीत द्वारा बजाई गई डोरबेल भी नहीं सुनाई दी। और सिक्योरिटी मैन अमजद खान गायब था। अमजद और आशिमा के बीच पहले से तनाव था और उस रात अमजद भी इलेक्ट्रीशियन के साथ 2 बार फ्लैट में गया था। नाइट ड्यूटी से अभी लौटा नहीं है अमजद। वो और किसी को जानता है मुंबई में? हम ही को जानता है साहब, और बिरजू को, मतलब ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ रहता है। तुम दोनों भी सिक्योरिटी का काम करते हो? जी साहब। ये बिरजू कहाँ है? ड्यूटी पर ही होगा साहब। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी में तो नहीं है सर। लेकिन पड़ोसी तो कह रहे थे कि किसी ने कोई चीख नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं सुनी, कुछ नहीं। इतनी गहरी नींद सभी पड़ोसी होते। अनबिलीवेबल। एड्रेस में तो सिर्फ गुलमर्ग श्रीनगर लिखा है। बंदा 2 साल से आपकी एजेंसी में काम कर रहा है, ना तो उसके गांव का पूरा एड्रेस है और ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर। सच कहूँ साहब तो ऐसे लोगों का ना कोई ठिकाना होता है ना कोई फ़ोन नंबर, हर दूसरे दिन सिम बदलते हैं। सर वो काफ़ी रेगुलर था। उसकी एजेंसी के पास उसका बेसिक एड्रेस नहीं है, कोई भी एड्रेस नहीं है। वो आदमी रेगुलर कैसे हो सकता है? और आप लोग बता रहे हैं कि उसका आशिमा के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, तो कॉलोनी ने कोई एक्शन क्यों नहीं ली? एनुअल जनरल मीटिंग में हम लोग सजेशन देने वाले थे कि पूरी सिक्योरिटी सिस्टम चेंज कर दिया जाए। आपके 3 बिल्डिंग्स हैं, 18 गार्ड्स हैं, एक सुपरवाइजर है, लेकिन किसी भी गार्ड्स के पेपर सही नहीं है और ऊपर से एक मिसिंग हो गया है। सर समझाए कैसे? लोग करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदते हैं, लाखों की गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर वो 4-5 हज़ार ही खर्च करना चाहते हैं। सर 500 रुपए बढ़ाने की बात करते हैं तो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कर देते हैं मीटिंग में। अरे करोड़ों के फ्लैट हैं और सिक्योरिटी 5,000 की, क्या हिफाजत करेंगे वो लोगों की? फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं, झड़प तो मजबूत हुई है, लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं। प्रसन्नजीत का बजाया गया डोरबेल भी नहीं सर। ये प्रसन्नजीत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? वो ऑफिस में ही था, मैंने उसके दोनों दोस्तों से चेक किया, एक को उसने वाली ड्रॉप किया था और एक को दादर। इसका मतलब है इस वक्त हमारा मुख्य आरोपी है अमजद खान, सिक्योरिटी गार्ड, जो इस वक्त गायब है। सर मैंने उसकी तस्वीर श्रीनगर फैक्स की है, वहाँ के हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि वो स्कैन करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। हेलो सर जी,
ब्रिजेश तिवारी बोल रहा हूँ, अमजद खान के साथ रहने वाला। अमजद का फोन आया था साहब, उसने कहा उससे गलती हो गई, उसने बहुत गलत काम कर दिया है। कहाँ से किया था फोन? ये नहीं बताया साहब। सर घूम गया था हमारा, खून सवार था हमारे ऊपर, खून चढ़ गई थी यार। अबे पागल, कहाँ छुपे हो तुम? अरे यहाँ पुलिस तुमको ढूंढ रही है। एक काम करो, तुम फटाफट वहाँ से आ जाओ और पुलिस को सब साफ साफ बता दो। तुम्हारे चक्कर में हम सब परेशान हो रहे हैं। अब मैं नहीं आने वाला। तो कहाँ जाओगे? जा रहा हूँ कहीं, पूछ मत, कहाँ नहीं बताऊंगा। अब अमजद हमारी बात। उसका मोबाइल फोन ट्रैकिंग पे डाल दो, वो मुंबई छोड़कर भाग ना पाए। सर दोबारा उसका फोन आए तो उसे समझा देना, जितना भागेगा उतना तड़पेगा वो। पकड़ा तो वो वैसे भी जाने वाला है, सरेंडर करने के लिए बोल देना उसे। सरेंडर का मतलब समझता है ना तो? समझते हैं सर, और हम उसको समझा देंगे सर। हाशिमा ने मुझे सिक्योरिटी वाले के बारे में बताया था, लेकिन तभी हमें लगा नहीं था इतना सीरियस है, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सोसाइटी में सबको मालूम था कि उस दिन हाशिमा ने सबके सामने उसे डांटा था, लेकिन फिरोजपुर का लंडा जनाब, अमजद खान नाम है उसका अब्बा ट्रेड पोस्ट पर हमाल है। अमजद घर कहाँ? कौन सा ये वाला? अमजद कहाँ है? 5 साल से मुंह नहीं दिखाया उसने साहब। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मुंबई में एक लड़की का खून किया उसने। या अल्लाह, 2 साल पहले एक बार फोन आया था उसका, तभी तो कह रहा था सब अच्छा है, आमदनी भी अच्छी है, पर हमको 1 पैसा भी नहीं भेजा साहब, कसम खुदा की 1 पैसा नहीं भेजा उसने। सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सहारा बनना तो दो, क्या कर डाला। क्या कर। देखो ये नौटंकी करना बंद करो और चुपचाप सच सच बताओ। हम झूठे नहीं है साहब, हम झूठे होते तो क्या इतने गरीब होते? अगर मुझे पता चला कि वो तुम्हारी टच में है और तुम हमें नहीं बता रहे हो तो खैर नहीं, मुंबई पुलिस और हम दोनों मिलकर हालत खराब कर देंगे तुम्हारी। वो तो अमजद कर ही चुका, अब क्या करना बाकी है साहब? 5 साल पहले रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में अमजद अपने गांव से निकल पड़ा। 2 साल पहले आशिमा मुंबई आ गई अपना करियर बनाने। आशिमा अमजद की विकृति का शिकार हुई थी और अब अमजद फरार था। वो भाग रहा था पुलिस से और अपने आप से, अपनी विकृति से और अपनी विकृति के अंजाम से। सर, अमजद ने 10 मिनट के लिए सेल ऑन किया था। लोकेशन? बोरीवली स्टेशन के आसपास। सूरत में किसी से बात हुई उसकी? हाँ अमजद बोल भाई। मुझे कुछ दिनों के लिए तेरे आना है, आज शाम को ही निकल रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना भाई? नहीं यार, खैरियत नहीं है, पहुँच कर सब कुछ बताता हूँ तुझे। अच्छा सुन, मुझे लेने के लिए आएगा ना सूरत स्टेशन पर? हाँ हाँ आऊँगा ना भाई। ठीक है, शाम तक पहुँच जाऊँगा और स्टेशन पे पहुँच के फ़ोन करता हूँ तुझे। खुदा हाफिज़। हमने सूरत फ़ोन करके फैज से कहा है कि वो अमजद को अलर्ट ना करे। नहीं करेगा सर। उसका पिन पॉइंट लोकेशन ट्रेस करो, चलो। बहुत शौक है तेरे को भागने का।
सबके सामने बोली कि झापड़ मारेगी। साला सबके सामने बेइज्जत किया हमें। तभी हमने ठान लिया था कि हम भी दिखाएंगे हम क्या चीज़ है। प्रॉब्लम मेन लाइन में लगता है मैडम। पहली बार हमें उस औरत के घर में घुसने का मौका नहीं मिला, इसलिए दूसरी बार हमने बिजली फिर गुल कर दी। मैडम एक बार ये अंदर चेक करना होगा। चलिए। आपकी बार घर की चाबी हाथ लग गई। उसके बाद थोड़ी देर में हम उसके घर पहुंच गए। हम चाकू लेकर अंदर गए थे। इस बार हमसे बदतमीजी की तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार थे। वो उड़ गई, हाथ पैर चलाने लगी, हमारी बात नहीं सुनी। तब तो बस हमारी हट गई, हमसे टक्कर लगी तो हमने उसका गला ही काट डाला। कॉलोनी के बाहर एक कचरे का ढेर है। वर्दी और चाकू उसी में फेंक दिया मैंने। मदद के लिए कितना चिल्लाई मेरी बेटी। She shouted and shouted, पर किसी ने नहीं सुना, या सुना पर कुछ किया नहीं। कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। क्या सब अपनी जिंदगी में इतना इन्वॉल्व है? क्या हो गया है हम सबको? जब कोई ट्रेजेडी होती है तो हम रोते हैं, लेकिन ट्रेजेडी रोकने के लिए उंगली तक नहीं उठाते। और फिर कभी ज़्यादा डर लगे तो गुस्सा दिखाते हैं, सड़कों पर आते हैं। फिर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। हम और हमारी जिंदगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारी सेविंग्स, EMI, ब्लड शुगर, छुट्टी, फॉरेन एजुकेशन, प्रमोशन, दिस एंड दैट एंड दैट। यार मैंने सुना है ये सिक्योरिटी सर्विस टॉप की है, द बेस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन गेट पे बैठ के दिन भर आराम करने का 11,000 रुपीज़ पर मंथ, इट्स नॉट हैपनिंग। देख कोई एग्री नहीं करेगा। अरे यार 11 उसने कोट किया है, हम उसे उतना देंगे थोड़ी। हम 7 से शुरू करेंगे, 8 तक मान जाएगा वो। क्यों? हाँ भाई पैसे बहुत ज्यादा हैं, कम तो कराने ही पड़ेंगे। अरे भाई सब मेंबरों को राजी कैसे करेंगे फिर? नहीं करना तो पड़ेगा ही। चलो चलो देखते हैं बात। हाँ बात करना ही पड़ेगा ना। पुलिस इस वक्त अमजद खान के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रही है। मर्डर के साथ साथ मोलेस्टेशन और अटेम्प्टेड रेप के भी चार्जेस लगाए जाएंगे। हाल ही में हुए दिल्ली केस के बाद पूरी संभावना है कि ये केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। पूरी संभावना है कि इस केस में भी मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, जैसे कि दिल्ली के केस में मृत्युदंड की मांग हुई है। जुर्म के लिए कड़ी सजा होनी ही चाहिए। सजा का डर जुर्म को कंट्रोल करता है।
अगर सजा जरूरी है तो जुर्म को रोकने के लिए कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने अमजद खान को काम पर रखा था, उस एजेंसी के अपने पेपर्स भी डामाडोल पाए गए। पुलिस को पता चला कि रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा गया। और बहुत चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर एजेंसीज की यही हालत है। बिल्डिंग की मैनेजमेंट कमेटी पैसा बचाना चाहती है, प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आता है और ऐसी एजेंसीज पर क्रैकडाउन नहीं हो पाता है। कहीं से भी किसी पर प्रेशर नहीं, और तब तक नहीं जब तक कोई भयंकर हादसा दस्तक नहीं देता कि जागो, आप दलदल में धंस रहे हैं। अमजद खान को सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आशिमा के साथ न्याय हो, ताकि समाज में, देश में कानून बना रहे। पर क्या एक अनइक्वल बटा हुआ समाज अपने आप में एक जुर्म नहीं है? इसके लिए क्या सजा है और किसे दी जाए? और सबसे जरूरी सवाल कि इस जुर्म को रोका कैसे जाए? हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम औरतों पर होने वाले सेक्सुअल अटैक्स को कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। औरतों पर हिंसा करना, जिसमें रेप भी शामिल है, दरअसल एक पुरुष प्रधान समाज का बाय प्रोडक्ट है और इसकी झलक हमें अपने पॉलिटिशियंस के बयानों में अक्सर देखने को मिलती है, जो औरतों के कपड़ों और उनकी टेक्नोलॉजी की समझ पर आए दिन टिप्पणी कसते रहते हैं। ये पिछड़ी हुई सोच पुरुषों को विरासत में मिली एक विकृति है। स्त्रियों के प्रति नफरत समाज के हर तबके के कुछ पुरुषों में पाई जाती है, बीमारी की तरह। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी बीमारी की, जो पूरे देश को दीमक की तरह अंदर से खाए जा रही है, और वो है एक तरफा विकास। हमारे देश में कई भारत बसते हैं और उस अलग अलग भारत के भी कई विभिन्न अंग हैं जहां संवैधानिक हक की दस्तक कभी गूंजती ही नहीं। विकासशील शहरी भारत को आर्थिक और सामाजिक अंधकार में फड़फड़ाते हिंदुस्तान के बारे में सोचना ही होगा। वो वक्त आ गया है जो दरअसल बहुत पहले आ चुका था और वो बार बार दस्तक देता जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग गांव से शहर की तरफ चल पड़े हैं। छोटे कस्बे रातों रात शहर बन रहे हैं, पर गांव से आने वाले लोग, ये शहर बनने वाले कस्बे, क्या मानसिक रूप से शहरीकरण के लिए तैयार? क्या उनके लिए हमारे शहरों के पास वो सुविधाएं हैं जो उन्हें सभ्य समाज का एक अंग बनाएंगे, उन्हें बेहतर जिंदगी बनाने के लिए अवसर देंगी? तो फिर क्यों हमारे नेता, हमारा प्रशासन अर्बन माइग्रेशन को दोष देने की बजाय विकास को गांव तक क्यों नहीं लेकर जाते? क्यों हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं? इनका आयोजन गांव में क्यों नहीं किया जाता? प्रोग्रेसिव सोच पिछड़ेपन की दीवार को चीर क्यों नहीं पाती? जब तक हम ये सवाल बार बार नहीं उठाते और बतौर जवाब प्रशासन और समाज कोई ठोस कदम नहीं उठाते, जुर्म रुकने का नाम नहीं लेगा। 2005 में धनंजय चटर्जी को फांसी हुई थी। वो कोलकाता की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड था और उसने एक बच्ची का रेप और मर्डर किया था। लेकिन क्या अमजद खान और दिल्ली रेप केस के आरोपियों पर इसका कुछ असर हुआ? क्या उन्हें मालूम भी था कि ऐसा हुआ है? लेकिन क्या उन अमीरजादों को उस फांसी की सजा का खौफ है जो आए दिन औरतों पर रेप करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं? अगर अमजद एक ऐसे माहौल में पला होता जहां औरत न दासी है न देवी बल्कि एक बराबर की नागरिक है, अगर अमजद एक ऐसे माहौल में पला होता जहां सबको विकसित होने का समान अवसर मिलता, तो अच्छे चांसेस थे कि अमजद उस विकृति का शिकार नहीं होता और आशिमा अमजद का शिकार नहीं होती। आप इसे एक काल्पनिक सोच कह सकते हैं, लेकिन जहां तक इस केस का सवाल है, आशिमा का असली गुनहगार अमजद खान है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और एक अच्छे नागरिक बनकर बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।